आप लोगों का इस भूगोल की नई सीरीज में स्वागत। आपका अपना चैनल। आइए देखते हैं ब्रह्मांड और पृथ्वी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो ज्योग्राफी भूगोल के लिए कुछ महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जैसा कि आप पहले नदियों को पढ़े, इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन पे हम लोग बात किए, आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड और पृथ्वी। ये जैसा कि फर्स्ट अध्याय से शुरू होता है और इसको आइए हम लोग देखते हैं, मौखिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए, ब्रह्मांड और पृथ्वी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी के ऊपर विस्तृत असीम आकाश को अंतरिक्ष या ब्रह्मांड कहते हैं। विश्व की कोई निश्चित सीमा नहीं है, इस कारण पौराणिक धर्म ग्रंथ में इसे असीम ब्रह्मांड कहा जाता है। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। हमारी पृथ्वी सौरमंडल की सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी के से दिखाने वाली आकाश गंगा एक हिस्सा है। अनुमान है कि ब्रह्मांड का वर्तमान विस्तार 250 करोड़ प्रकाश वर्ष में से भी अधिक है। रात्रि में हमें आकाश के टिमटिमाते अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। इसमें तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, नीहारिका, उल्का, धूमकेतु आदि अनेक प्रकार के ठोस एवं गैस पिंड शामिल हैं, जिन्हें आकाशीय पिंड कहते हैं। ये सभी पिंड गतिशील और तथा एक अपने निश्चित मार्ग में भ्रमण करते हैं। प्रत्येक पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण शून्य में टिका हुआ है। प्रत्येक जो पिंड है वह शून्य में टिका हुआ है। केवल अपवाद के तौर पर कभी कभी कोई तारा अपनी मार्ग से भटक जाता और एक दूसरे तारे पर टकरा जाता है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें एक प्रारंभिक व लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, जिसे हम नीहारिका परिकल्पना कहते हैं। यह परिकल्पना 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने इस संशोधन प्रस्तुत, जो नीहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था के संबंध में हैं। आइए नेक्स्ट, दैतारक सिद्धांत। बाद में 1900 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गए। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बिंदु पे पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने की बात मानते हैं। ये तर्क दैतारक सिद्धांत के नाम से जाने लगा। आइए जानते हैं कार्ल वाइसजास्कर का सिद्धांत। 1950 ईस्वी में रूस ऑटो सीमेंस व जर्मनी के कार्ल वाइसजाकर्स ने नीहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर नीहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। इन कणों के संघर्षण व टकराव से एक चपटी
तस्तरी की आकार में बादल का निर्माण हुआ। अभिन्न वृद्धि प्रक्रम द्वारा इसके ग्रह का निर्माण हुआ। अगली बात करते हैं वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक। बहुत ही चर्चित शब्द और बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाने वाला चीज, इस पे ध्यान देंगे, इस बिंदु को आगे देखेंगे। जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता तथा जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार महाद्वीप स्थित नहीं रहते बल्कि उनमें विस्थापन होता रहता है। वेगनर के अनुसार एक समय पर सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन जुड़े हुए महाद्वीपों को वेगनर ने पेंजिया कहा। वेगनर महोदय ने इन जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया का नाम दिया। इस पेंजिया पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसका नाम पैथलासा रखा गया। पेंजिया का उत्तरी भाग लारेंसिया, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका था। कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपों का विस्थापन प्रारंभ हुआ जो लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना जो थी वो ऐसे, यदि महाद्वीप एक जगह पर स्थित रहे हैं तो जलवायु कटिबंध क्रमशः अपना स्थान बदल रहे हैं, परंतु ऐसे विस्थापन के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। जलवायु कटिबंधों का संबंध सूर्य तथा पृथ्वी की पारंपरिक प्रक्रिया से है जिसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी परिकल्पना जो उन्होंने दिया, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहते हैं तो महाद्वीपों में विस्थापन हुआ। वेगनर का पूर्ण विश्वास था कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।